नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इकोनॉमी टुडे में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। तो शेयर बाजार में क्योंकि आज थर्सडे है तो वीकली एक्सपायरी का दिन है और तेज बिकवाली के संकेत मिल रहे हैं। कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते जो तमाम प्रमुख इंडेक्स हैं वो लाल निशान में खुल सकते हैं और वजह ये मानी जा रही है कि इजराइल हमास युद्ध के बाद अब ईरान और पाकिस्तान में जो तनाव है उसकी वजह से जियो टेंशन फिर से बढ़ने लगा है। गिफ्ट निफ्टी करीब 200 अंक फिसल कर 21,400 के लेवल्स पर है। एशियाई और अमेरिकी बाजारों में भी बिकवाली है। कच्चा तेल $78 बैरल के आसपास। वहीं बुधवार की अगर बात की जाए तो 1600 अंकों से ज्यादा गिरकर 71,500 पर सेंसेक्स बंद हुआ। इन तमाम खबरों पर डालेंगे नजर, बात करेंगे दुनिया भर के बाजारों की, लेकिन सबसे पहले निगाह आर्थिक टॉप लाइंस पर। दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की बैठक के कार्यक्रम में मीडिया से बात करते हुए आरबीआई गवर्नर ने कहा कि भारत पर दुनिया का भरोसा बढ़ रहा है। शक्तिकांत दास ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अगले वित्त वर्ष 2024-25 में 7% की दर से बढ़ सकती है। पीएलआई स्कीम से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हुई उल्लेखनीय प्रगति। जी हां, 6.78 लाख लोगों को मिला रोजगार, निवेशकों को आकर्षित कर रही है ये पीएलआई की स्कीम और अब तक 1 लाख करोड़ से अधिक का निवेश हुआ है इन स्कीम्स के अंतर्गत। मुंबई एयरपोर्ट पर रनवे के पास खाना खाने के मामले में बड़ी कार्रवाई। इस मामले में इंडिगो एयरलाइंस और मुंबई एयरपोर्ट पर लगा फाइन। अब इंडिगो को जुर्माने के तौर पर 1.2 करोड़ और मुंबई एयरपोर्ट को फाइन के तौर पर 90 लाख रुपए चुकाने होंगे। डीजीसीए और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने लगाया है ये जुर्माना। सख्त एक्शन। और सप्ताह के चौथे कारोबारी सत्र यानी कि वीकली एक्सपायरी के दिन भी भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ खुले और कल भी लाल निशान में सेंसेक्स और निफ्टी बंद हुए थे, जहां पर बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा बिकवाली हावी रही। तो इन तमाम खबरों पर हम नजर डालेंगे, साथ ही बात करेंगे दुनिया भर के जो बाजार हैं उनसे जुड़े सूरत हाल के बारे में। लेकिन आइए अब इन टॉप लाइंस के बाद रुख करते हैं दावोस का। जी हाँ, स्विट्जरलैंड के दावोस में हम जानते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है उसकी बैठक चल रही है। इस कार्यक्रम में मीडिया से बात करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारत पर भरोसा बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि भारत पर अंतर्राष्ट्रीय भरोसा शायद अब तक के उच्चतम स्तर पर है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए आरबीआई का विकास अनुमान 7% था। एनएसओ ने इसे 7.3% बताया। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी 7% तक पहुंच जाएगी। आइए आपको सुनवाते हैं। I said that current year, that is for the current financial year, RBI's growth projection was 7%. The NSO, National Statistics Office, has said 7.3%. So in fact, when we said 7% for current year, there were a lot of opinion, a lot of views outside that RBI was over-projecting. But in actuality, the National Statistics Office, which has a lot more data, has said 7.3% for current year. And for next year, that is the financial year 24-25, what I mentioned is that my sense is that India's GDP growth will touch 7%. और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो ये वार्षिक बैठक है उसमें सेमीकंडक्टर और चिप विनिर्माण पर बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये कहा कि भारत ने सेमीकंडक्टर के लिए अमेरिका, जापान, यूरोप के कुछ देशों सहित कई देशों के साथ एमओयूज पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता डिजाइन है और ये देश की ताकत पे है। आइए सुनते हैं। So the biggest priority is on design. That's where we have a very big strength. We have, as I said, about 300,000 design engineers. In design, we are advancing from being a back office to actually producing complete chip, or rather actually designing the complete chip, to going out to the customers, taking the concept and then developing the entire chip. So that's a very important journey. So this is very big focus for us. दावोस के मंच पर लगातार आर्थिक गतिविधियां किस तरह से भारत की अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक डंका बजाती हुई नजर आ रही हैं, ये हम इन दिनों देख रहे हैं। और हर साल वार्षिक बैठक जब होती है तो भारत अपनी जो हम कह सकते हैं मौजूदगी है वो बेहतरीन तरीके से दिखाता है। अब बात करते हैं पीएलआई स्कीम से जुड़ी हुई। तो उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के मकसद से हम जानते हैं कि साल 2020 में शुरू की गई पीएलआई स्कीम यानी कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, जिससे मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की तस्वीर बदलने लगी।
कैसे बदली? साल 2020 से लेकर 2023 तक 14 सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम की घोषणा की जा चुकी है और इनमें मुख्य तौर पर जो 6 सेक्टर्स है उसमें उत्पादन और निर्यात शुरू हुआ है। और अब तक अगर बात की जाए तो 1.03 लाख रुपए जो करोड़ का निवेश है वो इस पीएलआई के जरिए आया है और अब तक पीएलआई स्कीम के तहत 1000 मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं उन्हें स्थापित किया गया और इनका मकसद ही यही था कि किस तरह से वृद्धि हो उत्पादन में। अब आप देखिए 8.61 लाख करोड़ का मूल्य उत्पादन और 3.20 लाख का निर्यात हुआ है। 6.78 लाख से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर रोजगार मिला है। आईटी हार्डवेयर सेक्टर में 40 से अधिक कंपनियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है इस स्कीम के जरिए और मोबाइल फोन उत्पादन में पिछले 3 सालों में 125% की बढ़ोतरी हुई। निर्यात देखिए आपको 4% ज्यादा बढ़ा जब हम मोबाइल फोन्स के प्रोडक्शन की बात करते हैं। और पीएलआई आने के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्टर है उसमें एफडीआई की बढ़ोतरी 254%। 39 प्रकार के मेडिकल उपकरण का उत्पादन शुरू हुआ जिसमें मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो सिटी स्कैन, कोबाल्ट मशीन, एमआरआई, कैथ लैब, डायलिसिस मशीन, हार्ट वॉल्ट, स्टंट शामिल हैं। यानी मेडिकल क्षेत्र में भी, मेडिकल टूरिज्म की जब हम बात करते हैं उसमें भी। टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो 60% से ज़्यादा उपकरणों का घरेलू उत्पादन शुरू हुआ है और नेटवर्किंग में 3 सालों में 370% से ज़्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पीएलआई स्कीम के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था सरकार द्वारा और कंपनियों को नवंबर तक 4,415 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन दिया गया और डीपीआईआईटी के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में पीएलआई के लिए 11,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ। देखिए तो कैसे इस पूरे के पूरे पीएलआई स्कीम से मैन्युफैक्चरिंग की तस्वीर बदलती हुई। आइए अब रुक करते हैं दुनिया भर के शेयर बाजारों का। तो सबसे पहले हम रुक करते हैं क्योंकि हमने बताया था आपको कि जो गिफ्ट निफ्टी था वहां पर कहीं ना कहीं गिरावट थी, उसी का असर देखिए 71,018 का लेवल, 418 अंकों की मेजर गिरावट। इसे ऐसे समझते हैं जियो टेंशन चल रही है जिस तरह से पाकिस्तान और ईरान में। उसके बाद अगर हम इसे इस लिहाज से देखें कि जो लार्ज और मिड कैप कंपनीज है वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा हैवी है, तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि लिवाली जो हावी है। सेंसेक्स का ओपनिंग काउंटर यही इशारा कर। कल भी हमने देखा कि एफआईआईज ने जमकर बिकवाली की। एक रुख निफ्टी का भी लेते हैं कि आखिर निफ्टी किस स्तर पर ट्रेड कर रहा है। हालांकि बैंकिंग और रियलिटी सेक्टर में कल जबरदस्त गिरावट है। निफ्टी भी 122 अंकों की गिरावट के साथ 21,449 का लेवल है यहाँ पर। तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों कल भी हमने देखा कि गिरावट के साथ बंद हुए, जहां पर रियलिटी सेक्टर और बैंकिंग में सबसे ज़्यादा दबाव देखा गया। और जो नतीजे आ रहे हैं कंपनीज के, एचडीएफसी के जैसे नतीजे, तो स्टॉक कई % टूटा। रुक करते हैं उन तमाम स्टॉक्स का जो इस वक्त बाजार को चीयर करने का काम कर रहे हैं। एक रुख टॉप गेनर्स की तरफ। अदानी पोर्ट्स, टाटा मोटर्स, बीपीसीएल, रिलायंस, एक्सिस बैंक, तमाम काउंटर्स आधे से 1% की बढ़त के साथ काम करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर अदानी पोर्ट्स और टाटा मोटर्स, खासतौर पे टाटा मोटर्स जिस तरह से लगातार इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के सेगमेंट में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है, काउंटर पर असर पड़ता हुआ बीपीसीएल, रिलायंस भी चार्ट में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। रुख एक उन काउंटर्स पर जहाँ पर लूजर्स पैक है। अब देखिए एलटीएम, पावर ग्रिड, एशियन पेंट, एसपीएल, एचडीएफसी बैंक। रिजल्ट के बाद हम लगातार देख रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक जो है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। जिसका मार्केट कैप ज़्यादा होता है उसका वेटेज जो है वो चार्ट पर ज़्यादा नजर आता है। और घरेलू कारकों की वजह से अगर हम देखें तो बाजार में सपोर्ट करने के लिए काफ़ी ऐसे फैक्टर्स हैं, लेकिन जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, चाहे हम वो रेड सी का टेंशन हम माने या फिर जिस तरह से पाकिस्तान और ईरान के बीच इस वक्त संघर्ष चल रहा है, तो उसका असर तमाम बाज़ारों पर पड़ता है और भारतीय शेयर बाजार पर भी। क्योंकि बात हम तमाम बाज़ारों की करें, रुक करते हैं यूएस के बाज़ारों का, जहां पर हमने देखा कि यूएस मार्केट्स भी लाल निशान में बंद हुए। डिज्नी का जो स्टॉक था वो 3% से ज़्यादा टूटा। जो आंकड़े आए सामने जॉब, रिटेल डेटा के और रिटेल मार्केट के, वो मजबूत थे, लेकिन लगातार जो मार्च में उम्मीद की जा रही है कि एक फेड एक कटौती दे सकता है, उस पर पहले 76% लोग आम राय से सहमत थे, लेकिन अब वो घट गई है सहमति, वो 56% हो गई है। रुख यूरोपियन बाजारों का भी करते हैं। यूरोपियन बाजार भी कदमताल मिलाते हुए यूएस के बाजारों के साथ एफटीसी, कैक और डैक्स, इन तमाम बाजारों में भी बिकवाली हावी नजर आ रही है।
तो इस वक्त जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हावी हैं। हालांकि अगर हम एशियाई बाज़ारों का रुख करें तो जापान में जिस तरह से प्रोडक्शन का डेटा काफ़ी मजबूत आया था, उसके दम पर आप देखिए कि जापानी बेंचमार्क निकाई थोड़ा संभलता हुआ, लेकिन हैंगसेंग में गिरावट है। कॉस्पी सपाट दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। रुख करते हैं अब हम क्रूड का। क्रूड हालांकि $78 प्रति बैरल के आसपास सपाट कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि रेड सी की वजह से लगातार उतार चढ़ाव जो है, जो रेड सी में टेंशन चल रहा है, उसकी उतार चढ़ाव की वजह से क्रूड सपाट दायरे में है। तो ये तमाम बाज़ारों का सूरत हाल हमने आपको बताया, इस पर रहेगी हमारी नज़र। बात हमने की क्रूड ऑयल की, लेकिन अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे आज का ईटी फोकस किस तरफ करेगा इशारा। आप जुड़े रहिए इकोनॉमी टुडे के साथ। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए आपके साथ कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। मेरे पास ऑलमोस्ट सभी तरीके के कस्टमर्स आते हैं जो छोटा कारोबार करते हैं, दुकान वाले हैं, हाउसवाइफ्स हैं। तो वो लोग समझते हैं इस चीज़ को कि आज वो वर्किंग हैं, कल को जब वो वर्किंग नहीं रहेंगे तो उस कंडीशन पे उनका क्या होगा। तो इसीलिए रिटायरमेंट प्लान हमें पहले से ही लेना चाहिए कि हम अपने ओल्ड एज पर आकर उस रिटायरमेंट प्लान का फ़ायदा उठा सकें। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS ज़रूरी है। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। सालों से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते आ रहे हैं परीक्षा पे चर्चा, और फिर एक बार स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स होंगे एक साथ, दूर करने एग्जाम्स की टेंशन और चुनने सही डेस्टिनेशन। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आ गया है परीक्षा पे चर्चा 2024। तलो तनाव पर काबू पाते हैं, जीवन को उत्सव के रूप में मनाते हैं, परीक्षा पे चर्चा में आते हैं। अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अपने इरादे, थोड़ा हर अपेक्षाओं को उसके साथ जोड़िए। परीक्षा पे चर्चा 2024, 29 जनवरी सुबह 11 बजे। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। क्या चिंता आपकी परीक्षा की तैयारी में बाधा बन रही है और आप परिणामों के बारे में चिंतित हैं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। लड़ता है, झगड़ता है, पर आगे बढ़ता है। जो अपने दिल की सुनता है, खुल के बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। अधिक नमक खाने से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक और हार्ट डिजीजेस आदि की संभावना बढ़ जाती है। हमारे रोज के खाने में नमक के छुपे हुए स्रोत होते हैं। हम अधिक नमक के सेवन से कुछ आसान तरीके अपनाकर बच सकते हैं। तैयार और पैकेज्ड खाद्य पदार्थ में नमक अधिक होता है। अचार, चटनी, सॉस, पापड़ का कम प्रयोग करें। नूडल्स, चीज वाले खाने आदि में नमक अधिक होता है, इनका सेवन सीमित करें। मेवे जैसे अखरोट, बादाम, काजू और पिस्ता बिना नमक वाले ही लें। समझदारी से काम लें, महीने में सीमित नमक ही खरीदें। धीरे धीरे अपने खाने में नमक की मात्रा घटाएं। खाने में ऊपर से नमक न डालें। ज्यादा पानी पिएं, इससे नमक शरीर से बाहर निकल जाता है। थोड़ी सी समझदारी, कम नमक और बेहतर सेहत हमारी।
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर की बारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए haridwargangajal.com पर जाएं। और इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और अब आइए रुक करते हैं आज के फोकस से जुड़ा हुआ। बात करते हैं डिजिटल भुगतान से जुड़ी हुई। तो देश में डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए एनपीसीआई लगातार कई कदम उठा रहा है और अब भारत के अलावा दुनिया के कई देशों में यूपीआई के जरिए पेमेंट हो सकती है। यूपीआई पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए एनपीसीआई और गूगल पे के बीच एक बहुत अहम समझौता हुआ है। आइए समझते हैं उसे इस खास रिपोर्ट के जरिए। अब आप यूपीआई के जरिए विदेश में भी भुगतान कर पाएंगे। इसके लिए गूगल इंडिया डिजिटल सर्विसेज और एनपीसीआई ने एक समझौता किया है। इसके तहत विदेश जाने वाले भारतीय यात्री देश के बाहर भी गूगल पे का इस्तेमाल कर भुगतान कर सकेंगे। इस नए समझौते के बाद नकदी ले जाने और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे की मदद लेने की जरूरत नहीं होगी। इस समझौता ज्ञापन में अब विदेश जाते समय कैश या विदेशी करेंसी ले जाने की समस्या खत्म हो जाएगी। इस समझौते का उद्देश्य यह भारत के बाहर के यात्रियों के लिए यूपीआई पेमेंट के इस्तेमाल को व्यापक बनाना चाहता है। इससे वह विदेशों में आसानी से लेन देन कर पाएंगे। अन्य देशों में यूपीआई जैसी डिजिटल पेमेंट सिस्टम स्थापित करना निर्बाध वित्तीय लेन देन के लिए एक मॉडल देता है। यह यूपीआई बुनियादी ढांचे का उपयोग करके देशों के बीच क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल एक्सचेंज के प्रोसेस को आसान बनाने पर ध्यान देता है। ये एमओयू जहां यूपीआई की वैश्विक उपस्थिति को मजबूत करेगा, वहीं विदेशी व्यापारियों को भारतीय ग्राहकों तक पहुंच देगा। साथ ही विदेशों में डिजिटल भुगतान करने के लिए विदेशी मुद्रा पर निर्भरता कम होगी। यूपीआई ने दुनिया को इंटर ऑपरेबल जनसंख्या पैमाने पर डिजिटल बुनियादी ढांचे की शुरुआत के साथ अर्थव्यवस्थाओं में होने वाले कदम परिवर्तन का प्रदर्शन किया है। यह ऐसे नेटवर्क में शामिल होने वाली जो अर्थव्यवस्था के हर भागों को प्रभावित करेगा। इस सहयोग के दायरे को लेकर बहुत उत्साहित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अधिक खास विषय पर चर्चा करने के लिए बेहद खास और विशिष्ट मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। शुभिमल भट्टाचार्य जी जुड़े हुए हैं, आईटी और डिजिटल सर्विसेज के विशेषज्ञ हैं। भट्टाचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो पर। पहला सवाल मेरा यही है कि जिस तरह से हम भारत को दुनिया की धाक यूपीआई के मामले में कई मंचों पर दिखा चुके हैं, गूगल पे की एनपीसीआई के साथ जो ये समझौता या हम ये करार हुआ है, आप इसे कितनी बड़ी उल्लेखनीय उपलब्धि मानते हैं कैशलेस ट्रांजैक्शंस के क्षेत्र में? ये बहुत बड़ा कदम है और जैसे कि आपने अभी जिक्र किया कि जिस तरीका से हमने दुनिया को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सुविधाएं गरीब देशों को, ग्लोबल साउथ को कैसे वो अपनाने से उनको फायदा होता है, ये हम G20 के माध्यम से आगे रखे। लेकिन ये जो समझौता हुआ है गूगल पे के साथ, इससे क्या होता है कि जो इंडिविजुअल कस्टमर्स होते हैं जो पेमेंट डिजिटली करना चाहता है, इनकी सुविधा बहुत बढ़ जाती है। जो भारतीय जो बाहर जाते हैं उनके साथ, जैसे आपने अभी बताया कि कैश लेके जाना नहीं पड़ता है, करेंसी एक्सचेंज नहीं करना पड़ता है। तो करेंसी एक्सचेंज में आज के डेट में बहुत एक अमाउंट आपकी कमीशन के माध्यम से निकल जाते हैं, फिर वापस आने के बाद रिटर्न करता है। ये जो हैसल फ्री एक सिचुएशन होगा जो आप अपने मोबाइल को इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकता है, ये तो बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात है, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें आप ट्रैक नहीं रख सकते फॉरेन करेंसी के मामले। तो इसमें आज अगर आप देखें तो अगर ज्यादातर लोग इसी तरीके से यूपीआई की पेमेंट करते रहे विदेश पे जाते वक्त या विदेश से भारत के साथ जब आप बिजनेस करते हैं, तो उससे आपको ये सारे जो ट्रांजैक्शन है जो उसको ट्रैक करने का भी एक वो रहता है। ट्रैक मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी निगेटिव तरीके से कि इन्वेस्टिगेटिव तरीके से, ये कि ये रिकॉर्ड में रहती है। और इससे जो प्रयास है कि डिजिटल करेंसी के माध्यम से हम एक क्लीन ट्रांजैक्शन की ट्रैक रिकॉर्ड इकोसिस्टम तैयार करें, उसमें यह सहाय करता है। दूसरी बात है कि आज के डेट में जिस तरीका से हमने देश में यूपीआई के माध्यम से पेमेंट पॉपुलराइजेशन किया, जिसमें आप लिटरेट या इलिटरेट आदमी, हर आदमी आज कन्वर्सेंट हो गए। अगर आप देखें जैसे दिसंबर महीना में 18,22,000 करोड़ की ट्रांजैक्शन यूपीआई से हुए हैं। नवंबर में
17 लाख 83 लाख। तो इस तरीका से जो इतनी वॉल्यूम्स यहाँ देश के अंदर भी हो रहा है, तो ये मुझे लगता है कि एक जितने लोगों को कन्वर्सेंट बना दिया इस सिस्टम में, एक सीमलेस एफर्ट जो होते हैं, वही सीमलेस एफर्ट जब आप फॉरेन में भी जाके करते हैं तो मेरे ख्याल से ये बहुत फायदा हर इंस्टीट्यूशन को भी होता है और इंडिविजुअल्स को भी होता है। शुभिमल जी, इस गेटवे को हम कितना सिक्योर्ड मानते हैं? क्योंकि हमने देखा कि यूपीआई ने कई ऐसे देशों को उदाहरण के तौर पर अपनी अभी हम सेवाएं देंगे, उस लिहाज से ये गेटवे कितना सिक्योरिटी वाइज पुख्ता है और हम कह सकते हैं मजबूत है? अगर आप देखें तो जो हमारे डिजिटल इकोसिस्टम है, यूपीआई की जो इकोसिस्टम है, जिस तरीका से उसमें सिक्योरिटी की लेयर्स बनाए गए हैं और इतने जो सालों में, पिछले 5-6 सालों में जिस तरीका से, जिस वॉल्यूम से ट्रांजैक्शन होता है और जिस सिमलेसली ये जो हो रहा है सिक्योर तरीके से, मुझे लगता है कि ये एक उदाहरण है दुनिया के सामने। आप बात आते हैं गूगल पे जो खुद अपने इंफ्रास्ट्रक्चर या इकोसिस्टम मेंटेन करते हैं, वो भी हाईएस्ट सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं। तो जहां ये दोनों की हैंडशेक होता है, उस हैंडशेक में भी टेक्निकल तौर पे उसको सिक्योर किस तरीका से किया जाएगा, किस तरीका से प्रोटोकॉल सेट किया जाएगा, आप कि कौन इसको हैंडल कर सकता और है। साथ ही तो ये जी शुभिमल जी, ये एक विन विन सिचुएशन भी है। अगर हम माने तो भारतीय व्यापारियों की पहुंच विदेशों में जो ग्राहक हैं उन तक, या फिर हम इसे इस तरह से भी देखें जो विदेशी व्यापारी हैं उनकी पहुंच भारतीय ग्राहकों तक, तो एक उभरते हुए बाजार के रूप में भी स्थापित करने में ये जो समझौता है ये एक गेम चेंजर साबित होगा। बिकॉज अगर आप देखें तो हर देश के बिजनेसमैन आज भारत में बिजनेस करना चाहते हैं और छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस या बड़े ट्रांजैक्शन अगर पेमेंट थ्रू इस तरीका से एक सिमलेस मीडियम के माध्यम से कर सकता है तो इससे और अच्छा क्या कदम हो सकता है। मुझे लगता है ये बहुत अहम समय पर ये समझौता हुआ है और कुछ ही समय में इसके नतीजा सामने आएगा, क्योंकि एक जो कंफर्ट आज के डेट में लोगों के बीच में होता है डिजिटल पेमेंट करते हो, ये इसमें जरूर दिखाई देगा हमें। बिल्कुल, और ख़ास तौर पे जब हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं उसकी मजबूती में हम यूपीआई का बहुत अहम रोल मानते हैं। इस तरह गूगल पे का जुड़ना और अन्य तमाम जो गेटवेज हैं उनके लिए भी रास्ता खोलता है। शुभिमल जी, अगर आप देखें हमने सिंगापुर के साथ समझौता किया था कुछ महीना पहले, आज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ गए, कितने सारे बैंक जुड़ गए। तो ऐसे जो बैंक्स या और भी वित्तीय संस्था जिनको इस इकोसिस्टम में परफॉर्म करने का एक प्लेटफॉर्म मिलता है, तो ये जितने एक जैसा अभी गूगल पे के साथ हुआ है और सारे इस तरीके से पेमेंट सिस्टम्स है जो वर्ल्ड वाइड अलग अलग ज्योग्राफी की इसमें अपने स्ट्रेंथ होते हैं, तो उनके साथ भी हम आगे धीरे समझौते होगा। तो ये मुझे क्लियर ये दिखाई देता है कि यूपीआई का जो एक सक्सेस स्टोरी हमने भारत में किया है वो विदेश में भी ये कुछ ही समय में दिखाई देगा। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भारतीय कस्टमर्स है या ट्रेवलर्स है जो बाहर जाएंगे उनको एक सुविधा होता है बिजनेस। बिल्कुल, और ये बहुत अहम बात है, एक एफर्टलेस ट्रांजैक्शन अगर आप विदेश में कर पाते हैं वो बहुत अहम है। शुभिमल जी, हम इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल चलिए वक्त हो गया कि हम आपसे विदा लें, क्योंकि समय ये कह रहा है। लेकिन इस चर्चा की अगर बात की जाए तो बहुत सार्थक रही आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम अपने विचारों को इस मंच से साझा करने के लिए। तो जिस तरह से यूपीआई पेमेंट गेटवे की जब हम बात करते हैं, ये अपने आप में बहुत सिक्योर्ड नेटवर्क है और इसीलिए अगर गूगल पे ने इसके साथ जब समझौता किया तो आप देखिए विदेशों में जब आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज देने की ज़रूरत नहीं, मनी ट्रांसफ़र के इस झंझट से भी कहीं ना कहीं निजात मिलती हुई। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे आर्थिक जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरें। जुड़े रहिए इकोनॉमी टुडे के साथ। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए आपके साथ
कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। मेरा काम वाइंडिंग का है, रिपेयरिंग का करता हूँ, मजदूरी का लाइन है। अब आज तो मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा? पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। एनपीएस में जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा जमा कर लेता हूँ और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। लड़ता है, झगड़ता है, पर आगे बढ़ता है। जो अपने दिल की सुनता है, खुल के बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए haridwargangaजल.com पर जाएं। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और एक नजर कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और खबरों पर, लेकिन फटाफट अंदाज में। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने स्पाइसजेट और एयर इंडिया पर 30-30 लाख का जुर्माना लगाया है, जबकि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने इंडिगो एयरलाइंस को 1.2 करोड़ रुपए जुर्माना भरने को कहा है। इंडिगो पर बीसीएस के अलावा डीजीसीए ने भी 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बीसीएस ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड पर भी 30 लाख का जुर्माना लगाया है। मुंबई एयरपोर्ट पर यह जुर्माना देर होने वाली एक फ्लाइट की यात्री के रनवे के पास खाना खाने के मामले में लगाया गया है। सरकार ने वाहन और वाहन कलपुर्जों के लिए पीएलआई योजना में और कलपुर्जों को शामिल करने की उद्योग की मांग पर विचार को एक समिति का गठन किया है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने यह जानकारी दी है। समिति की अध्यक्षता भारी उद्योग मंत्रालय में एक अतिरिक्त सचिव करेंगे और इसमें 11 सदस्य होंगे। मंत्रालय ने वाहन और वाहन कलपुर्जों के लिए पीएलआई योजना की अवधि 1 साल बढ़ा दी है। फिलहाल इकोनॉमी टुडे में इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी एक और इकोनॉमी टुडे के अहम फोकस के साथ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 8:30